नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर विकास दुबे से जुड़ी हुई। शहीद देवेंद्र मिश्रा का पुराना पत्र सामने आया है। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को ये पत्र देवेंद्र मिश्रा ने लिखा था। चौबेपुर थानाध्यक्ष पर विकास दुबे को संरक्षण देने का आरोप इस चिट्ठी के जरिए लगाया गया था। एक मुकदमे में विकास पर से हटा दी गई थी रंगदारी की धारा, इसका भी जिक्र किया गया। समय रहते होती कार्रवाई तो नहीं होता कानपुर कांड। अब ये पुराना पत्र जो शहीद देवेंद्र मिश्रा ने उस वक्त लिखा था तत्कालीन एसएसपी को, वो अब लेटर सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। 13 मार्च को ये पत्र लिखा गया था। देवेंद्र मिश्रा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो कानपुर कांड में जिन्हें शहादत मिली थी, और एक केस में विकास पर से रंगदारी की धारा हटा दी गई थी। 13 मार्च को देवेंद्र मिश्रा ने एक खत लिखा था और थानाध्यक्ष पर विकास दुबे को संरक्षण देने का आरोप लगाया था, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई इस चिट्ठी के लिखने के बाद भी नहीं हुई थी। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। कृपया इस पत्र की एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए। यह ट्वीट किया संजय सिंह ने। यूपी की जनता और पुलिस वालों को गर्व होगा। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह खत लिखा है, ये ट्वीट किया, माफ कीजिएगा, और उसमें जो शहीद देवेंद्र मिश्रा की पुरानी चिट्ठी सामने आई है उसका हवाला देते हुए गंभीर आरोप थानेदार पर लगाए हैं। वहीं कानपुर में शहीद सीओ के लेटर को लेकर आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल का कहना है कि मामले में कार्रवाई होगी। देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ एसएचओ चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप उसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मोस्ट वांटेड विकास दुबे पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। डीजीपी ने 2.5 लाख रुपए का इनाम विकास दुबे पर घोषित किया है। विकास दुबे पर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है। जगह जगह पुलिस विकास दुबे की तलाश में छापे मार रही है और ऐसे में अब विकास दुबे पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। तो डीजीपी ने 2.5 लाख रुपए का इनाम विकास दुबे पर रखा है। जगह जगह विकास दुबे को लेकर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। छापे मार रही है पुलिस। लगातार जो हर संदिग्ध की चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वाले पर खास नजर रखी जा रही है ताकि विकास दुबे तक पहुंचा जा सके। कोई कड़ी ऐसी मिल जाए जो विकास दुबे तक पहुंचा सके। देखिए तस्वीरें, विकास दुबे के पोस्टर भी लगाए गए हैं और यहां संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है। जो गाड़ियां गुजर रही है उनकी चेकिंग हो रही है। सख्त चेकिंग अभियान इस वक्त पुलिस ने छेड़ा हुआ है और पोस्टर भी जगह जगह लगवाए गए हैं। अगली बड़ी खबर भी कानपुर से आपको बता दें, जहां मुखबरी के शक में 3 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। दरोगा कुंवरपाल, दरोगा कृष्ण कुमार और सिपाही राजीव को सस्पेंड किया गया है। मुखबरी के मामले में भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। एसपी ग्रामीण अब तीनों की भूमिका की जांच करेंगे। इस शक पर कि इन्होंने कहीं मुखबरी नहीं की थी विकास दुबे के लिए, कहीं विकास दुबे तक खबर पहुंचाने दी गई थी पुलिस के आने की, और इसके मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। थाना चौबेपुर गांव बिकरू में 8 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की हत्या हुई है और उनके असला छीना गया है। इस प्रकरण में जो संदिग्धता प्रतीत होने के कारण जो इनकी रवैया और इनका जो इन्फॉर्मेशन लीक आउट के प्रकरण में संदिग्ध होने के कारण 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर के शर्मा एवं कांस्टेबल राजू। जांच एसपीआरए को दिया गया है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य
हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश के लिए पुलिस महकमे ने पूरी ताकत झोंक दी है। वो जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों को उसके बारे में जानकारी देने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में कानपुर देहात में टोल बूथ पर भी पोस्टर लगाए गए। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 टोल बूथ पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 12 टोल बूथ जहां पर ये पोस्टर विकास दुबे की पहचान के लगाए गए हैं और लोगों से विकास दुबे की सूचना देने की अपील भी इस पोस्टर के जरिए की गई है। वहीं कानपुर के बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अगर वो दोषी होते तो 2017 से अब तक एसटीएफ उनसे पूछताछ कर चुकी होती। उन्होंने विकास दुबे पर मानहानि का केस दर्ज कराने के लिए बिठूर थाने में शिकायत भी दी है। हमारे सहयोगी अमित गंजू ने की उनसे खास बातचीत। विकास दुबे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 2017 का है। इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि उसमें विधायक अभिजीत सिंह सांगा का नाम उसने लिया है। इसमें क्या सत्य था उसको जानने के लिए अभिजीत सांगा हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम लिया गया, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये वीडियो जब से मैंने सुबह न्यूज़ चैनलों में आपके चैनल के माध्यम से देखा है, ये वीडियो मुझे दिखाया जा रहा है कि 2017 का ये वीडियो है, जब एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से जब एसटीएफ कोई स्थानीय तो होती नहीं है, इसको उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब इसने ये बयान दिया तो उस बयान की जांच भी हुई होगी, और अगर मैं जांच में दोषी पाया गया होता, मेरी कोई भूमिका होती, तो निश्चित रूप पर हमारे ऊपर उसकी छींट या उसकी आंच आती, हम पर भी कार्रवाई होती। लेकिन आज पहली बार इस घटना के बाद आज मैं सुबह इस वीडियो को देख रहा हूँ, और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के अपराधी, ये सातिर अपराधी हैं। ये 20 साल से अपराध जगत में है, और ये वहाँ पर स्थानीय स्तर पर, प्रधान ग्राम पंचायत स्तर पर राजनीति भी करता है, जिला पंचायत स्तर पर राजनीति भी करता है। तो ये सरकार का संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश में भी रहता है। ये ऐसा आभा मंडल बनाता है, ऐसा वातावरण बनाता है जिससे समाज को ये महसूस हो कि ये बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, सरकार से जुड़ा हुआ है। सर, ये बताइए कि अब आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? उसने आपकी छवि, आपका नाम लिया, तो क्या कहेंगे? आप न्यायालय जाएंगे या आप थाने जाएंगे? एप्लीकेशन क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से इस बयान ने मुझको बहुत आहत किया है। मेरी संवेदना मेरे थाना क्षेत्र के 2 सिपाही, एक मंधना चौकी इंचार्ज अनूप कुमार सिंह, हमारे शिवराजपुर एसओ महेश, हमारे भी लाहौर सीओ मिश्रा जी, और हमारे जो बिठूर एसओ कौशलेंद्र, सब घायल हुए हैं। अनेकों सिपाही घायल हुए हैं। हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मैं उनके उस सुबह सबसे पहले एजेंसी पहुंचने वाला मैं हूं। मैंने जाकर के कौशलेंद्र का हालचाल लेने का काम किया है। मैंने जाकर के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा हूं सबसे पहले। मैंने उन बच्चों को देखा है जो आज अनाथ हो गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले इस दुर्दांत अपराधी के ऊपर न्यायालय जाकर के और थाने में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम। आपने देखा ये विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जिनका साफ कहना है कि ऐसे अपराधी से उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो एक सामाजिक फिगर है। कहीं ना कहीं किसी पार्टी या किसी मुल्ला हो सकता है, कहीं किसी से मुलाकात हो, मगर किसी प्रकार का उससे व्यापारिक या व्यक्तिगत उनसे परिचय नहीं। और जहां तक रही बात उसकी नाम लेने का, इसके अगेंस्ट वो इसके खिलाफ न्यायालय जाएंगे और थाने में उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराएंगे और मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब रुक करते हैं यूपी सरकार के कोरोना बुलेटिन की ओर। जारी है। कुल अब 35 केवल जो है सामुदायिक किचन चल रहे हैं, और इनमें इनके माध्यम से हॉटपॉट्स के एरियाज में भोजन की सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब जो प्रदेश में प्रोग्रेस आई है 1,000 रुपया देने की, नगरीय श्रमिकों को, निर्माण श्रमिकों को, ग्रामीण श्रमिकों को, अब यह संख्या 33.79 लाख होते हुए 337.90 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा जो 1070 का टोल फ्री नंबर है, उसमें अब 1,17,674 कॉल्स में 1,16,037 कॉल्स जो है आई हैं। इस प्रकार पूरे प्रदेश में जो है कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो 188 के अंतर्गत मास्क पहनने की व्यवस्था है, उसमें 188 पे कार्रवाई पर बल दिया जा रहा है। मास्क यदि लोग नहीं पहनेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, और इस पर
ये सबकी बेहतरी के लिए है, आम आदमी की अपनी बेहतरी के लिए है, उनके परिवार की बेहतरी के लिए है, वो कार्यालय में जहाँ जाते हैं सबकी बेहतरी के लिए है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि अब 10,772 पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है लगाए गए हैं और इसमें 2,355 जगहों पर ये व्यवस्था की गई है। अब तक 18,024 कैदी छोड़े गए हैं और 53 अस्थायी जेलें स्थापित हैं। 769 जुवेनाइल बोर्ड के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनको छोड़ा गया है। अब ये भी आपको बता दें कि अब जो बसेस का जो संचालन है, कल 6,022 बसों का संचालन किया गया है और 7,13,000 लोगों ने बसों में अपना भ्रमण किया है। हमारी ये मानना है कि यदि बसों में लोग संचालन करें तो पूरा मास्क आदि और बाकी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें, जिससे किसी भी तरह की संक्रमण की कोई संभावना न हो। धन्यवाद। जय हिंद। तो यूपी सरकार के इस कोरोना बुलेटिन में कोरोना के मामलों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और बताते हुए कि जो बसों में का उपयोग कर रहे हैं, बसों के जरिए यात्रा कर रहे हैं, वो मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल अवश्य करें, मास्क लगाएं और कोरोना से खुद को बचाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार हमारे लिए चैलेंज ज्यादा है क्योंकि कोरोना भी है और साथ साथ JEE भी है, डेंगू भी है। मानसून 15 दिन पहले आ चुका है। इसके कारण भी जगह जगह जल जमाव के कारण भी ये समस्या गहरा सकती है। इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी पूरी टीम यहाँ पर हमारे साथ आई है और उन लोगों ने पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके बहुत व्यापक कार्य योजना बनी है। यद्यपि आज से पूरे प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर हमने सर्विलांस की एक टीम सक्रिय की। ये टीम दोनों प्रकार का कार्य करेगी। एक तरफ कोविड-19 की स्क्रीनिंग की कार्रवाई होगी, तो साथ साथ अगर कहीं भी कोई भी ऐसा लक्षण पाया जाता है तो उस लक्षण के आधार पर संचारी रोग यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज को भी उसके माध्यम से डिटेक्ट करने की कार्रवाई होगी। इस बार हमारे लिए चैलेंज। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम देवस्थानम एक्ट पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की है और अब कभी भी कोर्ट से फैसला आ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें सरकार के एक्ट को चैलेंज किया है। बता दें कि चारधाम देवस्थानम एक्ट को लेकर वहां के जो हक हुकूकधारी हैं उनमें खासी नाराजगी है और उसी नाराजगी को अपना समर्थन देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया है और अब कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर दी है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो चारधाम देवस्थानम एक्ट पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को यहां पर चैलेंज किया गया है। इस एक्ट के फैसले को सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया है क्योंकि जो हक हुकूकधारी हैं, पंडा पुरोहित है, उनमें इस एक्ट को लेकर खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि सालों से जो पहले उनके परिवार और अब लगातार वो यहाँ भगवान की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस एक्ट के जरिए उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, क्या इनपुट, कब तक फैसला आ सकता है? देखिए अपर्णा, जिस तरह से पूरा सरकार और जो तीर्थ पुरोहित है उनकी जो कानूनी जंग थी वो हाईकोर्ट में लड़ी जा रही थी और आज हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों के जो तर्क हैं उनको पूरा कर लिया है और कोर्ट ने पूरे मसले पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। हालांकि जिस तरह से पूर्व में सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के एक्ट पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि जो अनुच्छेद 25 है और 26 है उसका ये वायलेशन करता है। हालांकि सरकार जब इसके डिफेंड में आई तो सरकार ने अपने एक्ट को संवैधानिक बताया और कोर्ट में ये कहा कि जो उनका एक्ट है वो एकदम ठीक है और जो 25 और 26 है यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है और जो अपने धार्मिक स्थल बनाने और उन धार्मिक स्थलों के रखरखाव का जो जिम्मा है उस पर कहीं भी ये कुठाराघात नहीं करता है।
हालांकि जो रूलक संस्था देहरादून की थी वो भी सरकार के बचाव में इस एक्ट को लेके आई थी और उन्होंने भी कोर्ट में ये अपने तर्क दिए थे कि कहा था कि किसी भी तरीके का ये वायलेशन नहीं करता है आर्टिकल 14 का। और इसके अलावा जब रूलक संस्था ने अपने 3-4 दिन तक इस पूरे मसले पर अपने आर्ग्यूमेंट कोर्ट में रखे तो कोर्ट में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो केदारनाथ है या बद्रीनाथ है, ये जो इस तरह के जो टेम्पल हैं उनमें कोई ये नई बात नहीं है कि करप्शन का। हालांकि जो मदन मोहन मालवीय का एक उदाहरण दिया था और मनुस्मृति की भी बात उन्होंने कोर्ट में कही थी कि मनुस्मृति में भी जो आजादी है धार्मिक या तमाम चीजें हैं उनको कोर्ट के सामने रखा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या जजमेंट का भी हवाला रूलक संस्था की ओर से हाईकोर्ट में दिया गया और कोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि जो गजेटियर में जो कुछ लिखा है उसको कोर्ट मान सकती है, क्योंकि अयोध्या जजमेंट में भी गजेटियर का हवाला दिया गया था। लेकिन कुल मिला के अब ये कहा जा सकता है जिस तरह से सरकार अपना पक्ष रखी और जो रूलक संस्था अपना पक्ष रखी थी और जो सुब्रमण्यम स्वामी है उनकी दलीलें जब फाइनल हुई हैं तो कोर्ट ने फिलहाल सारे मसलों को एक साथ क्लब करने के बाद अब फैसले को सुरक्षित रख दिया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन के बाद इस पूरे मसले पर हाई कोर्ट अपना निर्णय दे देगा। अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए वीरेंद्र बिष्ट। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर पीछे हटने को तैयार चीन की सेना। एलएसी पर भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। रविवार को अजीत डोभाल और वांग यी की भी चर्चा हुई। ये एमईए के हवाले से खबर आ रही है। भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर में हाल की घटनाएं जो हुई हैं उन पर चर्चा हुई है। दोनों सेनाओं के पूरे डिसएंगेजमेंट और सीमावर्ती इलाकों से डी एस्केलेशन और शांति बहाली पर सहमति हो गई है। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया में तेजी पर सहमति हुई है, ये एमईए ने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जानकारी मिल रही है। एलएसी का सख्ती से पालन करने और यथास्थिति में एक तरफा बदलाव न करने पर भारत और चीन सहमत हो गए हैं। सैन्य और राजनयिक स्तर पर भी बातचीत चलती रहेगी और दोनों जो विशेष प्रतिनिधि हैं वो भी बातचीत करेंगे ताकि शांति सुनिश्चित हो सके। भारत चीन मिलकर काम करेंगे ताकि भविष्य में सीमा पर शांति भंग करने वाली घटना ना हो, यानी कि बातचीत के जरिए जो हालात हैं उनमें सुधार लाया जाएगा और सुधार की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो चीनी सैनिक हैं वो पीछे हटने को तैयार हो गए हैं एलएसी पर और साथ ही ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी ताकि शांति बहाल रहे, शांति सुनिश्चित की जा सके। तो एलएसी पर भारत चीन के जो विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है वो आगे भी चलती रहेगी। हाल ही में जो घटनाएं हुई पश्चिमी सेक्टर में उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा दोनों सेनाओं के पूरे डिसएंगेजमेंट और सीमा से लगते हुए इलाकों से डिस्कलेशन और शांति बहाली पर सहमति बन गई है भारत और चीन दोनों के ही बीच। वहीं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आंसर शीट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार आज दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार आज स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। यह आंसर शीट विवाद मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा और आज यूपी सरकार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। और गोरखपुर में अब मंचलों की खैर नहीं क्योंकि आ गया है शेरनी दस्ता। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपीठ में दस्ते को हरी झंडी देकर रवाना किया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी दी गई है ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में ठीक से गश्त कर सके। शेरनी दस्ते की ड्यूटी ऐसी जगहों पर लगाई जाएगी जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं गुजरती हैं। इसके पहले महिला आरक्षी की ड्यूटी सिर्फ थानों पर ही लगाई जाती थी क्योंकि इनके मूवमेंट के लिए कोई इंतजाम नहीं था। अधिकारियों का कहना है कि दस्ते के गठन के बाद से अब शोधों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया और उनकी तस्वीर पर फूल भी चढ़ाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पौधा लगाया गया है। सीएम योगी की तरफ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही उनकी याद में
एक पौधा भी यहां पर लगाया गया। सुल्तानपुर में मंचलों की पिटाई हुई है। मंचलों की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। छेड़खानी कर रहे 2 मंचलों को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों ही मंचलों को हिरासत में ले लिया है। कादीपुर कोतवाली के कस्बा बाजार की घटना है। पहले यहां पब्लिक ने इन दोनों मंचलों को जमकर पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले इन दोनों को कर दिया। बरेली में फायरिंग से सनसनी हो गई। मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हंगामे के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। कैंट थाना के परगमा इलाके की घटना है। मामूली सी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच यहां पर फायरिंग हुई है और अब ये वीडियो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। यूपी ATS ने जिहादी इनामुल के साथी शकील अहमद को कश्मीर कठुआ से गिरफ्तार किया है। जिहादी इनामुल हक के संपर्क में था शकील अहमद। शकील पर पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क रखने का भी आरोप है। ट्रांजिट रिमांड पर शकील को लखनऊ ला रही यूपी ATS। तो बड़ी कामयाबी यूपी ATS को मिली है। जिहादी इनामुल हक के संपर्क में था ये शकील अहमद और शकील पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। जिहादी सोच को युवाओं में फैला रहा था शकील। भारत चीन तनाव के बीच जोश से भरा वीडियो वायरल हो रहा है। कुल्लू में तिब्बती शरणार्थियों ने भारतीय सुरक्षा बलों का स्वागत किया। सड़क किनारे खड़े होकर लोगों ने नारेबाजी कर भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया। दिल्ली में नौकरी कर वापस लौटे हुकुम सिंह गांव में सब्जियों की खेती कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में गांव में ही सब्जी उत्पादन से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। गांव में सुविधाएं नहीं होने से लोग मैदान की तरफ पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत से सफलता चाहते हैं। उनमें से एक हुकुम सिंह है जो दिल्ली में नौकरी करते थे, लेकिन ग्राम्य परियोजना के क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने गांव में ही सब्जी उत्पादन करने का निर्णय लिया। हुकुम सिंह के पास 2 पॉली हाउस हैं और आसपास खेतों में भी सिर्फ सब्जी का ही काम करते हैं। इस बार टमाटर के अच्छे रेट मिलने से वे खुश भी हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर बो रखा है और हर साल 60,000 के आसपास या 60 से ऊपर एक पॉली हाउस से मैं कमाता हूँ एक सीजन में। और पॉली हाउस के बाहर भी हम लोग ओपन खेती करते हैं, जिसमें बीन हो गए, मूली हो गई, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी चीज़ें बोते हैं। हुकुम सिंह के साथ उनका पूरा परिवार सब्जी उत्पादन में मदद करता है। पूरे क्षेत्र में जैविक खेती हुकुम सिंह का साथ अन्य लोग भी करने लगे हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्चे इन्हीं बेमौसम सब्जियों से ही होती है। हमें पूरे बाजार खाने डालना कर खाद डालो ना, हमारे पास नौकरी ना नाम बच्चे छन इस या में हमें स्कूल पढ़ानो खाने खानो और खेत पाती का आफन मेहनत काम करना। ये हैं धौला देवी के चमुआ में हुकम सिंह, जिन्होंने ये टमाटर उत्पादन कर रखा है। ये टमाटर को देख के आपको लगा होगा कि ये 2-4 किलो टमाटर होगा। ये कुंटलों के हिसाब से टमाटर हर साल बेचते हैं। इससे ही पूरा रोजगार इनका है। इनके बच्चों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, सारा काम इन टमाटरों से करते हैं। टमाटरों की कीमत इस समय बाजार में 50 से 60 रुपये किलो हो रही है, जबकि 50 रुपये किलो इनकी टमाटर की डिमांड गाँव पर ही हो रही है। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा। सावन के पहले सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु जुटे, लेकिन कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी दिखाई दी। पहले जहां सुबह से ही हजारों श्रद्धालु लाइन में खड़े नजर आते थे, लेकिन इस बार पहले वाली रौनक दिखाई नहीं दी। हम 3 तस्वीरों के जरिए से दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं वाराणसी, बाराबंकी और गाजियाबाद की। कोरोना के चलते मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी में भी जो रौनक हमेशा होती थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। बाराबंकी में भी भक्त आए, लेकिन भक्तों की संख्या काफी कम थी। तो वहीं गाजियाबाद के दुग्धेश्वर प्राचीन मंदिर है, जहां पर सावन के पहले सोमवार हो या हर सोमवार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी रौनक श्रद्धालु की नजर आती थी, लेकिन इस बार श्रद्धालु बेहद कम संख्या में, योग है कि सीमित संख्या में ही नजर आए। सावन के पहले सोमवार के मौके पर सीएम योगी ने भी आराध्य देव भगवान शिव की पूजा की। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर कोरोना से मुक्ति दिलाने की भी प्रार्थना की।
पट्टाभिषेक करते हुए आप सीएम योगी को तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही कोरोना से भी मुक्ति दिलाने की प्रार्थना सीएम योगी ने इस मौके पर की। तो कोरोना के चलते इस बार सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा के तरीके में भी बदलाव किया गया। श्रद्धालु दूर से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक करते हुए नजर आए। कोरोना और बारिश के चलते इस बार श्रद्धालुओं की संख्या लखनऊ में यहां कम देखने को मिली। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। हालांकि कोरोना काल में शिव भक्तों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले काफी कम रही, तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी। आइए भैया आइए, आते रहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।